नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। गुलिस्तान न्यूज चैनल के इस खास कार्यक्रम बॉलीवुड कैंडिड में आज जो हस्ती हमारे साथ हैं, उन्होंने अपनी हंसी से और अपने चुटकुलों से देश भर का मनोरंजन किया। लाफ्टर चैलेंज के पहले विजेता हमारे बीच मौजूद हैं श्री सुनील पाल जी। सुनील पाल जी, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। सुनील जी, आपने जो अपने करियर की शुरुआत की, लोगों को हंसाने का जो आपने बीड़ा उठाया, आपको लोगों के चेहरे पे हंसी देख के जो खुशी मिलती है, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? बचपन से ही जब मैं स्कूल वगैरह में जाता था तो फिल्में देखने का बड़ा शौक था। तब उन दिनों वीडियो का ज़माना था, तो वीडियो हमारे स्कूल के बाजू में छोटा सा वीडियो पार्लर हुआ करता था, वहाँ घुस गए। बाजू में, स्कूल के बाजू में थिएटर था, टॉकीज़, तो टॉकीज़ के पास खड़े हैं, पोस्टर देख रहे हैं। पैसे तो होते नहीं थे कि थिएटर के अंदर घुस जाए, तो बाहर स्टोरी सुन रहे हैं, क्योंकि थिएटर के बाहर स्टोरी सुनाई देती थी, तो स्टोरी सुन रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं फिल्म का। तो ये इस तरह से शौक़ था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिल्में देखते रहा, फिर फिल्मों वालों की नकल करता रहा, एक्टरों की नकल करना स्कूल में शुरू किया, लोगों में, दोस्तों में। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे फिर मैं ऑर्केस्ट्रा में आया, ऑर्केस्ट्रा से मिमिक्री के फील्ड में आकर फिर वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, मेरा जन्म तो वैसे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का है, मूरसा का, बल्लारशाह के पास। मेरी पढ़ाई बल्लारशाह में हुई। फिर मैं जब 9वीं 10वीं में आया हिंगन घाट में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से मैंने ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की। ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत मेरी अच्छी हुई और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि और ऑर्केस्ट्रा में आगे बढ़ना चाहिए। तो नागपुर आ गया, मैं ओपी सिंह में आ गया, ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में, मेलोडी मेकर्स में। और फिर मुझे लगा कि इसमें अगर करियर बनाना है तो फिर मुझे डायरेक्ट बॉम्बे जाना पड़ेगा, और फिर 1995 में मैं बॉम्बे आ गया। बम्बई में आने के बाद में कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इस अपने करियर की शुरुआत करने के लिए? डेफिनेटली यहाँ कोई पहचान तो थी नहीं, तो बस ऐसे ही आ गया, एक्टरों के एड्रेस लेके आ गया। मुझे लगा मैं एक्टर के एड्रेस लेके जाऊँगा, उनसे बात करूँगा तो वो मुझे घर पे नौकर रख लेंगे, काम पे रख लेंगे, तो उनको देखता भी रहूँगा, उनको सीखता भी रहूँगा, और उनसे रिलेशन बनाऊँगा तो फिल्मों में भी घुस जाऊँगा। ये मेरा थॉट था। तो मैं मिथुन दा का एड्रेस लेके आ गया था, और फिर यहाँ पर घूमा फिरा, कुछ हुआ नहीं। तो थका आ रहा, जब मैं यहाँ पर सांताक्रूज में, बैंड्रा टू सांताक्रूज आया, तो एक कोई मेरा दोस्त ऑर्केस्ट्रा का रहा करता था, उसका एड्रेस था मेरे पास सांताक्रूज का, तो इसलिए मैं सांताक्रूज में आया। तो वो भी नहीं मिला मुझे, दोस्त भी नहीं मिला। तो फिर थका आ रहा, मैं जब वापस जा रहा था तो एक मुझे पान वाले ने फुटपाथ पर रोक लिया कि कहाँ से आया हो, क्या? तो मैंने कहा भाई मैं नागपुर से आया हूँ, मैं ऐसा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा अरे मैं तो नागपुर का ही हूँ। इत्तेफाक से वो नागपुर का निकला। तो उसने कहा कि क्या करना चाहते हो? मैं ऐसा ऐसा एक्टिंग करना है और ये करना है। बोले अभी इतना आसान नहीं है यहाँ पे सब करना। तो बोला फिर क्या? बोले पहले कुछ काम धंधा पकड़ ले। तो उसी फुटपाथ पे, उस चाय की दुकान पर, उस पान की दुकान पे मैं भी एज ए सर्वेंट लग गया, और 2-3 साल तक वहाँ पर काम करता रहा, और धीरे धीरे अपने रिलेशन बनाता रहा। ऑर्केस्ट्रा वाले से फ़ोन करके बात करना, स्ट्रगल करना, ऐसे शुरुआत हुई। रतन नोरा जी की बात आपने की है, तो हमारे दर्शकों के लिए एक रतन नोरा हो जाए। शुरुआत में जब वो मैं उनसे मिला तो मैंने देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई उनको देख के। एकदम दुबला पतला बंदा, शराब में टुन, और हमेशा मरने और मारने की बात कर रहा, हमेशा टुन एकदम, मतलब अब मरे तब मरे, ऐसा हड्डी छाप, फनी बोन, हड्डी एकदम, कॉमेडी अंदाज उनका। और वो आकर साउथ इंडियन होटल का, एक होटल का मालिक साउथ इंडियन था, एकदम एकदम पहलवान टाइप का आदमी। उसको देख के बोलते थे कहाँ देख रहा है भी, उस एकदम तगड़े मोटे तगड़े आदमी को, एकदम दुबला पतला, मतलब फूंक मारे गिर जाए ऐसा आदमी, कहाँ देख रहा है बे, खाना खिला, पॉकेट में नहीं खा रहा हूँ। तो बोलते है जाके उधर बैठ, साले उठा के पटक दूंगा। तो ये बड़ी हंसी आती थी मुझे कि यार ये दुबला पतला सिंगल हड्डी आदमी क्या बोल रहे हो, पहलवान टाइप के आदमी को। तो एक दिन मेरे पास में आकर कहता है सुनील मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी। मैंने कहा समझ गया मैं, शुद्ध शाकाहारी मतलब आप नॉनवेज नहीं खाते। एक दिन गलती से उनके घर पे गया, देखा चिकन खा रहे। मैंने कहा आप तो शुद्ध शाकाहारी है, चिकन क्यों खा रहे? ये तो घर की मुर्गी है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, नॉनवेज नहीं होती है। तो ऐसा इनका दिमाग चलता था। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई उनको कॉपी करने की। खैर, ये तो बात होगी रतन नोरा जी के बारे में। आप फिल्म एक्टर्स की आवाज़ बहुत अच्छी निकालते हैं, तो किसकी आवाज़ निकालने में आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी और लगा कि ये बहुत टफ है ये वॉइस निकालना? किसकी आवाज़? काफ़ी सारी आवाज़ें ऐसी है जो बहुत मुश्किल है निकालने में, अभी भी मैं सीखते रहता हूँ। जैसे अभी मैं अजय देवगन की आवाज़
बहुत मुश्किल से सीख पा रहा हूँ। एक दो जगह पे मैंने कोशिश की, थोड़ा रिस्पॉन्स ठीक मिला। जय वो गंगा मैया की, जिसमें हो दम वो है बाजीराव सिंघम। तुम और जात अपनी जान के दुश्मन खुद हो, तो शुक्र करो साहिब कि आपने किसी विलायती औरत से शादी नहीं की, वरना आपका सर ही यहाँ पड़ा होता और धड़ हुआ। आप नजरुद्दीन शाह की आवाज़ बहुत अच्छी निकालते हैं, जो अपने आप में बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है जिस तरह से आप निकालते हैं, और ये इतना आसान भी नहीं होता है कि उनकी आवाज़ निकाल लें। कुछ उनका हो जाए। नसीर भाई की एक फिल्म आई थी बीन साइरस, उस फिल्म को मैंने हिंदी में डब किया था, वो इंग्लिश में थी, हिंदी में डब किया था। तो उनका एक कुछ टिपिकल अंदाज है नसीर भाई का। किसी को घर से बेघर कर देना गुनाह है, हमारे साथ हमेशा गलत हुआ है, हमेशा गलत, और यही वजह है कि हम बदला लेंगे। हमारे तन बदन में आग लगी है, और ये आग कभी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। ये आप भूलिएगा मत, इस टाइप का कुछ। कभी ऐसा मौका हुआ है कि आप किसी की आवाज़ निकालना, जिसकी आवाज़ आप निकालते हैं, कभी उनका आपसे आमना सामना हो गया और उन्होंने आपको बोला हो कि यार सुन मेरी आवाज़ निकाल के दिखाइए? काफ़ी करीब सभी लोग अभी यूट्यूब पे आके एक वीडियो देख सकते हैं, नाना पाटेकर सामने बैठे हुए हैं और मैंने उनकी नकल एक शो में की और वो भी खूब हंस रहे हैं। इरफान खान सामने बैठे, मैंने उनकी नकल कर दी स्क्रीन अवार्ड में। इरफान भाई तो 2-3 बार मिले मुझे, और इरफान खान तो मुझे फ़ोन करके उन्होंने मुझे कई बार शाबाशी भी दी, अप्रिशिएट भी किया उन्होंने मुझे। सुनील शेट्टी कई बार मेरे को, हम तो फिल्म भी कर चुके साथ में, फिर हेरा फेरी, अपना सपना मनी मनी। तो सुनील शेट्टी को जब पता चला कि मैं उनकी आवाज़ निकालता तो वो भी खुश होते हैं और अच्छा करते हैं। शाहरुख खान के सामने जब मैंने स्टेज पे उनकी आवाज़ निकाली तो शाहरुख खान खुद स्टेज पे आकर कहते हैं कि मैं आपका फ़ैन हूँ और आप मेरी आवाज़ मेरे सामने निकाली पब्लिक के सामने। तो शाहरुख खान एक डायलॉग बोल रहे हैं, मैं उनके डायलॉग की कॉपी कर रहा हूँ, तो ये भी एक मैंने देखा है, तो खुश होते हैं। मेरे जॉनी भाई उनकी आवाज़ उनके सामने निकाल चुका हूँ, तो मतलब वो लोग एंजॉय करते हैं। उनके तो बड़े कलाकार हैं, अब बच्चन साहब की आवाज़ निकाल चुका हूँ बच्चन साहब के सामने कई बार, तो वो भी खुश। ये आवाज़ें हो जाए हमारे दर्शकों की। बच्चन साहब का एक प्रोग्राम आता था केबीसी, जिसमें बच्चन साहब सफ़ेद दाढ़ी मूछ लगा के आते थे। वो सफ़ेद दाढ़ी मूछ लगा के आते थे तो ऐसा लगता था जैसे दही में मुंह मार के आए, और पब्लिक से कहते थे कौन बनेगा करोड़पति, लोग बोलते आप ही बनोगे। पिछले 10 साल से 2 ही बातें हुई, आप करोड़पति बने और आपका बेटा पति बना है। कैसे? नो आइडिया। क्योंकि जैसे कोई गरीब आदमी वहाँ जाता है खेलने के लिए, 1 करोड़ जीत जाता है, तो बच्चन साहब उससे 5 करोड़ का ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब दुनिया में कहीं नहीं, और उसको चढ़ा के आप चाहे तो 5 करोड़ के लिए खेल सकते हैं आप। वो बेचारा खेलता है, उसका ऐसा सवाल कर देते उसका जवाब दुनिया में कहीं नहीं। वो बेचारा उसको बोलते कि आप 5 करोड़ जीतने वाले थे, लेकिन अब आप 5,000 लेके घर जाएंगे, अब कैसा लग रहा है आपको? बोलता है पागल खाना कहाँ है, मुझे वहाँ एडमिट कर दो। तो ये हमारे बच्चन साहब जो है, उनके काफ़ी सारे डायलॉग हिट रहे हैं। विजय दीनानाथ चौहान हो, विजय दीनानाथ चौहान ये काफ़ी हिट रहा है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, बहुत सारे उनके। फिर शाहरुख खान है, शाहरुख खान का बाजीगर का वो डायलॉग हमने वहाँ से शाहरुख खान को पकड़ा था कि उड़ने के बाद परिंदे करते हैं मतलब लाल चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। अरे याद कर वो रेस का मैदान, तूने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम करते थे, क्योंकि रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। अरे याद आया। तो वहाँ से वो शाहरुख खान पकड़ा था, नाना पाटेकर, फिर हमने वो वहाँ से क्रांतिवीर से पकड़ा। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखना, भी मुझे फांसी पे लटका देंगे, फिर आप लोग चर्चा करते घर चले जाओगे, यही तुम्हारी नामर्दान की एक दिन तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, आओ सालो आओ। तो वहाँ से मैंने पकड़ा था। फिर उसके बाद में जॉनी भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं पिल्ले। सुनील शेट्टी बॉर्डर से पकड़ा था हम लोगों ने, तो चलता है।
ये जो आपके, जो आपने बताया रतन नोरा के बारे में बताया आपने, ये रतन नोरा आप अक्सर बताते हैं कि ये आपको शराब के नशे में मिलते हैं, कभी ये सोबर भी मिले थे आपको? हाँ जी, बिल्कुल तो मिलते ये कैसे बर्ताव करते थे? होश में मिलते तो बहुत सीधे रहते थे बेचारे, बहुत शांत। पीने के बाद उतने ही बदमाश और शरारती हो जाते थे वो, ये फर्क रहा करता था। लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे, प्यारे इंसान थे। उनके वो दुनिया में नहीं है। जस्ट उनके देहांत के 1 महीने बाद लाफ्टर चैलेंज आया, जहाँ पर मैंने उनकी नकल की, और आज मेरी पहचान एज ए रतन नूरा ही की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि रतन नूरा ईश्वर से जाकर उन्होंने प्रार्थना, क्योंकि उन्होंने मेरा स्ट्रगल अपनी आंखों से देखा था, तो हो सकता है कि ईश्वर से ही बोला होगा कि भगवान हमको तो कुछ दे नहीं पाए, उसको दे दे, साला भिखारी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा बोलकर शायद ईश्वर से हमारी फरमाइश की, सिफारिश की होगी, तब जाके वो ईश्वर ने हमारी या उनकी बात सुनी होगी। तो ये लाफ्टर चैलेंज की बात की जाए तो जिस वक्त लाफ्टर चैलेंज आया था उस वक्त आप बॉलीवुड के एकदम नए थे। उसमें कई ऐसे कलाकार भी थे जो बहुत समय से मिमिक्री करते आ रहे थे और जो नॉन फेस भी थे। कितना चैलेंजिंग था उनके सामने अपने आप को साबित करना? बहुत मुश्किल था। देश और दुनिया से 50 लोग आए थे, काफ़ी लोगों का ऑडिशन हुआ था। मैंने सुना था कि 50,000 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, 50,000 लोग। फिर उनमें से कुछ लोगों का ऑडिशन ये वो करते 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 50 लोग उस शो में आए थे। और वो 50 ऐसे लोग थे जो सारे के सारे मेरे लिए गुरु की जगह पर थे, सम्मान। और सब बहुत दिग्गज लोग थे। उनके साथ में काम करना, सीखना, मैं इनफैक्ट अगर मैं उस शो में काम कर पाया या टिक पाया तो इसीलिए क्योंकि उनके साथ में रह के ही उन्होंने मुझे बहुत, वही मुझे अपना साथ में रखते थे और सिखाते थे कि ऐसा करना वैसा करना। तो उन्होंने अपने प्लस पॉइंट्स मुझे दिए, इस वजह से मैं शायद उस शो में काम कर पाया। और साथ साथ में मेरे जिमी मोजेस जो मेरे गुरु हैं, जॉनी जी के छोटे भाई, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जॉनी लीवर साहब जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वो मुझे इस चीज़ के लिए हमेशा शाबाशी देते थे। तो ये सबका मिला हुआ आशीर्वाद है। ये बॉलीवुड की बात की जाए तो लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों के साथ में बॉलीवुड में आते हैं, लेकिन हर कोई अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता है। मुझे याद है 2000 में आप आमिर खान जी के साथ में एज ए जूनियर आर्टिस्ट उनके फिल्म के प्रमोशंस के लिए गए थे। कैसा लगता था उनको देख करके, उस तरह के आर्टिस्टों को देख करके? आमिर जी के साथ में मैं मोरानीज के टूर में गया था, लगान के टूर में, तो मैं मिमिक्री आर्टिस्ट गया था एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट। आमिर खान की पूरी टीम, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, सुखविंदर सिंह जी थे। और मैं जब परफॉर्म करता तो ये सारे के सारे लोग स्टेज के पीछे आके मुझे सुनते थे। तो ये मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट, ड्रीम कम्स ट्रू वाला मोमेंट, एक कह सकते थे कि यार दुनिया इनकी फ़ैन है और ये अपना वक्त निकाल कर मुझे सुन रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो एक मेरे लिए कह सकते थे कि बहुत सम्मान, मुझे प्यार दिया। और आमिर भाई मतलब कह सकते कि वाकई कला के पारखी है। उन्होंने ही मेरा ऑडिशन लिया था उस टूर के लिए। और तो ये ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो मुझे अनफॉरगेटेबल है, मतलब कभी भूल नहीं सकता मैं। सुनील जी, आप एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, कई आवाज़ें निकालते हैं आप। इन दिनों कई ऐसे मिमिक्री आर्टिस्टों ने अपने खुद के प्रोग्राम किए हैं। आने वाले समय में क्या आप खुद का कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर के आना चाहेंगे, आएंगे? जी बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि अच्छी बात है। मेरे सारे दोस्त लोग शो लेके आ रहे हैं। कपिल का शो तो बहुत अच्छा चल रहा है, बीच में और भी लोग लेकर आते हैं शो, तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि मगर अगर आप शो लेकर नहीं आ रहे हैं तो बदले में मैं कहता हूँ कि हर एक का अपना अपना एक आइडियोलॉजी होता है। कपिल को शो में वो उस प्लेटफॉर्म पे हिट है। मैं स्टेज पर ज़्यादा मज़ा करता हूँ, मुझे स्टेज पे मज़ा आता है ज़्यादा। स्टेज शो में मैं जाता हूँ तो मुझे मैं लाइव शो में एंजॉय करता हूँ। फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली है, मेरी फिल्म भावनाओं को समझो, जिसको आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, वो फिल्म। उसके बाद फिर सेकंड फिल्म अभी मेरी मनी बैक गारंटी कंप्लीट हुई है, उसकी प्रोडक्शन चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को बांध के रखना, जैसा ही हो सके कि भाई अब कपिल ने अगर शो लाया तो मुझे भी लाना चाहिए। लाऊंगा, किसी दिन लाऊंगा जब सारे सर्कमस्टेंसेस एक साथ में होंगे। मेरे ये प्रश्न के पीछे वजह ये थी कि आप अपने तरह ही और भी जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट अपने प्रोग्राम के जरिए करेंगे। मैंने जो फिल्म बनाई थी भावनाओं को समझो, उसमें सारे के सारे स्टैंड अप कॉमेडियन थे। उसमें मेरा अंदाजा है 51 थे। तो मैं तो अब जो भी करूंगा मैं अपने प्रोफेशन के साथ में ही और प्रोफेशन के इंटू ही करूंगा मैं। जितना, जैसे अभी मैंने फिल्म बनाई है मनी बैक गारंटी, इसमें भी हमारे माही राजू जी हैं, राजेश श्रीवास्तव जी हैं। कपिल भी करने वाला था, लेकिन कपिल का थोड़ा डेट्स का प्रॉब्लम हुआ, तो कपिल ने कहा कि भाई टेंशन मत लेना, इसको प्रमोशन में मैं तुम्हारे साथ में एकदम। फिर उसके बाद में एहसान कुरैशी है, ख्याली है, भारती सिंह है, शैलेश लोढ़ा है,
सुगंधा मिश्रा है, और बहुत सारे लाफ्टर के कलाकार इसमें भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि सिलसिला रुकने वाला नहीं है। सुनील पाल प्रोडक्शन जो है ये एक तरह से एक तरह से एक पहचान ऐसी बननी चाहिए सुनील पाल प्रोडक्शन की कि जैसे यश चोपड़ा की फिल्म, मतलब रोमांटिक फिल्म है या समथिंग कुछ एंटरटेनमेंट फिल्म है, राम गोपाल वर्मा की अंडरवर्ल्ड की फिल्म है, महेश भट्ट की नंगाई की फिल्म है, तो वैसे सुनील पाल की फिल्म मतलब लाफ्टर की फिल्म, लाफ्टर फुल टाइम एंटरटेनमेंट। या ऐसा। तो ये मैं सोचता हूँ। और अभी हाल ही में मैं स्टेज शो में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो स्टेज में क्या आपको वैरायटी करने मिलता है, जैसे आप एक्टर की आवाज़ निकालते हैं, आप नेताओं की भी नकल कर सकते हैं वहाँ पर, आप वहाँ पर किसी पॉलिटिक्स की बात कर सकते हो। तो ये टीवी पे ये आपको ये आज़ादी नहीं है। टीवी पे आपको आप किसी नेता के बारे में नहीं बोल सकते, किसी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोल सकते, खुल के आप आ नहीं सकते सामने। तो ये सब चीज़ें हैं। लाफ्टर के दौरान, कभी मिमिक्री के दौरान कोई ऐसा हादसा जो बहुत आपके लिए यादगार बन गया हो? हादसा तो नहीं कह सकते, हादसा या मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट? जी इंसिडेंट तो यही है कि मैं जब वो जीता लाफ्टर चले तो वो मेरे लिए कह सकते कि मेरा टर्निंग पॉइंट है। वो वहीं से मेरी लॉटरी लगी है, कह सकते कि वहीं से। पहले तो मैं फुटपाथ पे रहता था, रोड पे रहता था, छोटा मोटा किराए का घर बाद में हुआ, फिर परिवार का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मेरे माता पिता सब बहनें सब परिवार था, और काम इतना कुछ खास नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था। तो लाफ्टर चैलेंज ने मेरी पहचान बनाई, वहाँ से मुझे काम मिलना शुरू हुआ। घर मेरा, आज आप देख रहे हैं घर मेरा वहाँ से हुआ, फैमिली, शादी। तो ये कह सकते हैं कि लाफ्टर के बाद ही मेरी सही शुरुआत हुई जिंदगी में। लाफ्टर आया? जी जी जी, लाफ्टर जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, दुनिया को हंसाने वाले सुनील पाल खुद किस बात से मायूस हो जाते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे कि वो मायूस हो जाते हैं? बेसिकली सारे कलाकार ही बहुत इमोशनल होते हैं, और वो समझते हैं कि जहाँ गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ एज ए कॉमेडियन कि भैया लोग हंसे और हंसाए, और इसी बात पे बिलीव करें। क्योंकि किसी को हर्ट करना, या अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कोई बात, पर बुरा करने का भी अधिकार नहीं। तो जब कहीं भी किसी भी वजह से बुरा होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं ही नहीं, मेरे कैसे सारे कलाकारों को, ह्यूमन बीइंग एज ए इंसान, सबको ही बुरा लगता होगा। कभी जीवन में ऐसा समय आया है कि मतलब आप चाहते नहीं हैं, आपका मन दुखी है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो कभी स्टेज पे जाके ऐसा समय आया कि आपको ऐसा परफॉर्म करना पड़ा? एक दो बार ऐसा हुआ कि जब जैसे मैं कहीं दूर चला गया, एक बार गया था मैं हनुमान श्री गंगानगर गया था दिल्ली से, फिर 8 घंटे का सफ़र करके गया था। वहाँ शो के टाइम में औरंगाबाद भाग गया, ठीक है, पेमेंट दिए बिना भाग गया। तो एक तो मैं फ्लाइट से गया, फिर वहाँ पर 8 घंटे 9 घंटे का सफ़र करके गया, फिर वहाँ पेमेंट भी नहीं मिला मुझे, लेकिन पब्लिक के लिए परफॉर्म करना पड़ा। तो ऐसे 2-4 जगह इंसिडेंट होते हैं। लाइव परफॉर्मेंस देते वक्त कभी ऐसा हुआ कि कोई आपको रिक्वेस्ट आई हो और आप उस पर पूरी तरह से खरे ना उतर पाए हो? हाँ, कभी कभी लोग एक्टर की नकल करने के लिए बोल देते हैं, कुछ ऐसे कलाकार को की आवाज़ निकाल बोल देते हैं जो हमसे होती नहीं है। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ मैं, और फिर कोशिश करता हूँ कि उसको सीखूँ मैं। सुनील जी, ऐसी एक टफ चीज़ मैं आपसे कहूँगा, वो ये कि आवाज़ किसी और सेलिब्रिटी की हो और बॉडी लैंग्वेज किसी और सेलिब्रिटी की, ये करके दिखाई नहीं देता। अब मिसाल के तौर पे अभी जैसे बच्चन साहब का बॉडी लैंग्वेज होगा और आवाज़ होगी जॉनी भाई की। बाबा आज खुश तो बहुत हो गए तुम, मेरे छोटे छोटे बच्चे पिल्ले। अब जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान का बॉडी लैंग्वेज है नाना पाटेकर की आवाज रहेगी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आ गए, अभी मुझे फांसी में लटका देंगे और घर जाके सो जाएंगे। आपकी आगामी फिल्म जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं, मनी बैक गारंटी, ये क्या है पूरा, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है? ये हर आदमी की कहानी है, आम से लेकर खास तक हर आदमी की कहानी। अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक, आम से लेकर खास तक। अब मुझे बताइए, अब आप कहेंगे कैसे, मैं साबित कर सकता हूं। आप के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपने कभी किसी को जीवन में पैसे उधार दिए हैं? दिए? और कई बार ऐसा हुआ कि वो पैसे वापस लेने में आपकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? हुई है? आपके साथ भी हुआ होगा, दर्शकों के साथ भी, ठीक? यही सुन की कहानी मनी बैक गारंटी, कि जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो वापस लेने में क्या दिक्कतें होती है, कितना आदमी जद्दोजहद करता है, कितना डिस्टर्ब हो जाता है। जिसको पैसा मिल गया
वो तो ले दे के भूल गया। जिसने दिया है अब उसकी ज़रूरतों की चीज़ों को कैसे उसे एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ इसका नाम है मनी बैक गारंटी। तो ये मान के चले कि इस फिल्म में जो मनी बैक गारंटी है कि अपने ही पैसे वापस लेने की जो जद्दोजहद इसमें जो किरदार निभाएंगे वो कहीं ना कहीं हंसते हंसते निभाएंगे। जी बिल्कुल, हंसते हंसते एक पब्लिक को मैसेज है। काफ़ी इसमें सब सामग्री है कि जब आदमी का पैसा फंस जाता है तो आदमी क्या क्या हथकंडे अपनाता है। पुलिस के पास जाता है, वकील के पास जाता है, नेताओं के पास जाता है, दोस्तों के पास जाता है, बाबाओं के पास जाता है, वो हर कोशिश करता है। लेकिन जो जिसके पैसे नहीं मिलने हो तो नहीं मिलते हैं, और फिर एंड में वो आत्महत्या तक करने की सोचता है कि यार ऐसे इतना उसका पैसा फंसा हुआ है कि अब अगर वो उसको नहीं मिला तो उसके काम सारे अधूरे रह जाएंगे, और जब काम ही पूरे नहीं हो रहे तो फिर तो इस तरह से वो परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है। तो ये एक इस फिल्म का एक मोटो है। लेकिन उसके फिर क्या होता है उसके साथ में, वो एक फिल्म की कहानी है मनी बैक गारंटी। फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे अच्छे बने हैं इसके, और इसका कॉमेडी के साथ साथ एक थोड़ा हल्का सा इमोशन भी आपकी इस फिल्म में देखने मिलेगा। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। चलिए उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म ये बहुत बड़ी हिट हो और आपको कामयाबी के शिखर तक लेकर के जाए। जी, पिछली फिल्म को तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, इसको भी कोई ना कोई रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा, ये ऐसी आशा करता हूँ यार। अब बाबाओं के पीछे बहुत पड़ गए थे बीच में, बात की जाए निर्मल बाबा की बात की जाए या रामदेव बाबा की बात की जाए, तो बड़े अच्छे अच्छे आइटम्स आपने बनाए उनके ऊपर। हाँ, मैंने वो यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो चल रहा है, मैंने जिसमें सारे बाबाओं के लेकर के, जैसे निर्मल बाबा है, निर्मल बाबा के पास में मैं गया, मैंने कहा बाबा कृपा रुकी हुई है, कृपा नहीं हो रही है। भाई कहाँ से आए हो? बॉम्बे से आया हूँ। क्या करते हो? मैंने कहा एक्टर हो। अच्छा, कहाँ कहाँ पे काम किया? मैंने सब जगह काम किया, कृपा रुकी हुई है। गुलिस्तान न्यूज़ में गए हो? नहीं, आज तक नहीं गया। वहाँ जाओ, वहाँ अशोक पांडे के साथ इंटरव्यू करो, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। फिर बाबा रामदेव, योगा से होगा, सबको करना पड़ेगा योगा, करते रहो, योगा से होगा। तो हमारे अशोक पांडे जी चले गए, हम मित्र हमारे अशोक पांडे जी। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? आसन करो। बोले क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको। ये 4 दिन के बाद पहुंचे टूटे फूटे। बाबा कौन सा आसन बताए? सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको। घर पे गया, सास सोई हुई थी, उनको उठा के जैसे ही फेंकने वाला था वो मुझ पे गिर पड़ी। मैं आज ही होश में आया। बाबा ये कौन सा आसन है? ये तो मरना आसन है बेटा। तो ये हमारे बाबा लोग हैं। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बढ़िया था ये। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा जो कि एकदम यादगार हो जाए। अभी आजकल मैं 3 लोगों की बड़ी नकल कर रहा हूँ। एक तो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे इंसान हैं जो हर किसी की जांच करवाना चाहते हैं, हर किसी पे शक करते हैं। हर नेता पे शक करना इनका हक है। मतलब ये लोग यकीन की बुनियाद पे आगे बढ़ते हैं, ये शक की बुनियाद पे आगे बढ़े। ये जिस दिन पैदा हुई होंगे उस दिन उन्होंने उस अस्पताल पे भी शक किया होगा। मैं 2 मिनट पहले कैसे आ गया? इस अस्पताल की जांच की जाए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इनका मुद्दा होता है और हर किसी पे शक करते हैं और बात बात पे खांसते हैं। ये हर बात पे खांसते हैं। राहुल गांधी की जांच की जाए, मनमोहन सिंह की जांच की जाए, मोदी की जी की जांच की जाए। बोले खुद की भी जांच करवाओ भैया, पता तो कर लिए खांसी कितनी लंबी चलेगी। मैंने कहा ये बात बताइए, अगर कोई भी सवाल आपसे किया जाता है तो उसके जवाब में आप खांसते क्यों हैं? मेरे गुरु ने कहा है कि सवाल कितना ही आम हो, जवाब खास होना चाहिए, इसलिए मैं हर जवाब में खास देता हूँ। अच्छा, आप आप बहुत बड़े इस वक्त चर्चा में हैं और लोगों से पंगे लेते रहते हैं, तो आप सिक्योरिटी अपने साथ में क्यों नहीं रखते? मैं खुद अपने आप में एक सिक्योरिटी हूँ। कैसे? भाई मेरा नाम है अरविंद केजरीवाल AK और मेरी एज है 47, तो मैं AK-47 तो खुद ही हूँ। और मुझ तक कौन पहुँचेगा? मैं दुनिया की सबसे बड़ी वॉल हूँ, केजरीवाल। उसके बाद भी अगर कोई मुझ तक पहुँचेगा तो दुनिया का वो सबसे बड़ा हथियार मेरे पास में है जो सिर्फ औरतें इस्तेमाल करती है,
कौन सा झाड़ू, निकल साले, झाड़ू से मारूंगा, बहुत सवाल कर रहा है तू। ये तो ठीक है हमारे मोदी जी। भाइयों बहनों, मुझे पीएम मत बनाइए, मुझे अपना चौकीदार बनाइए मित्रों, लेकिन मौका मुझे दीजिए जो कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर सकी मित्रों, वो मैं 60 महीने में कर दूंगा मित्रों। सोनिया जी कहती है कि मैं एक चाय वाला हूं मित्रों, बेचने के लिए तो मैं कॉफी भी बेच सकता था, परंतु कॉफी इज नॉट माई कप ऑफ टी मित्रों। कई बार पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि कौन तुम पे भारी है, केजरीवाल या राहुल। मित्रों, अपन राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों पे भारी है, क्योंकि राहुल कुंवारा है, केजरीवाल शादीशुदा और अपन दोनों ही है मित्रों। जिस प्रकार से बालक के लिए माँ की गोदी जरूरी है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। तो मीडिया वालों ने पूछा, सर ये बताइए देश में जो कड़की है उसको दूर कैसे करेंगे? कड़की बड़ी ही पुरानी है, आज की थोड़ी ये कहानी है, मुझसे ना पूछो उससे ही पूछो, पीछे खड़ा आडवाणी है, गो उनकी तरफ भेज दिया। उसके बाद में हमारे राहुल गांधी जी, वो जब भाषण करते हैं तो लगता है पब्लिक को डांट रहे हैं। सब ठीक है तुम्हारा, सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, दे रहे हैं लोग, नहीं दे रहे ना? कांग्रेस पार्टी ने 60 साल दिए इस देश को, मेरे दादी को मार दिया, मेरे डैडी को मार दिया, अभी अभी मुझे भी किसी ने पत्थर मार दिया। ये सब क्या हो रहा है? 60 साल कांग्रेस ने दिए हैं, इसी साल हमारी पार्टी सटिया गई है। हमारी पार्टी ने कांग्रेस ही नहीं इस देश को प्रोग्रेस भी दिया है। दादी ने इस देश को आगे बढ़ाया, पापा ने दुप्पट किया, मुझे मौका दो मैं चौपट कर दूंगा। मित्रों, मेरे दोस्तों, अमेठी में कोई भी खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस का कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो जीत के आएगा। हालांकि इस बार कुत्ता नहीं, मैं खुद ही खड़ा हूं। कांग्रेस हमारा गढ़ है, कई हमारे लोग वहां पे गड़े हुए हैं। धन्यवाद। और हमारे देश के सबसे पहले साइलेंस इंस्ट्रूमेंट मनमोहन सिंह जी, उनसे तो आप जब भी बात करो तो बात ही नहीं करते। मैं कहा सर प्रणाम। मैं सर आप बोलते क्यों नहीं? मैं चाहता हूं देश में शांति बनी रहे। आप चाहते? नहीं चाहती तो मैडम है, बट थ्रू मी। सर ये बताइए, आप हमेशा इंग्लिश में भाषण देते हैं, इंग्लिश में मैंने देखा आपको इंटरव्यू देते हैं, हिंदुस्तान में कौन समझेगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ ताकि हिंदुस्तान समझे? नहीं, इसलिए बोलता हूँ ताकि मैडम समझे। वो समझना चाहिए, बाकी सब समझे। अच्छा ये बताइए, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? कैरम। क्यों? क्योंकि उस पर सब कुछ कोइन पे डिपेंड होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो राहुल बाबा, इनकी शादी कब होगी? कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी के लोग कहते हैं सोनिया को बहू मत दो। बहू दो बोलना चाहिए ना। अच्छा, अभी आप देश के पीएम हैं, ये बताइए जो देश में अंधकार है इसकी सुबह कब होगी? सुबह के बारे में मुझसे मत पूछो, आई एम पीएम नॉट एएम। अच्छा ये बताइए, पंजाबी होने के नाते आपको कोई गाना तो आता होगा? एक ही आता है, जरा प्लीज सुनाइए सर, मनोरंजन कराइए, देश का कुछ तो मनोरंजन कीजिए। आप गाऊंगा, एक गाना गाऊंगा। थैंक यू सर। दर्शकों देखिए, हमारे मनमोहन सिंह जी, आज तक आपको थोड़ा बहुत दुख इनसे हुआ होगा, लेकिन आप खुश हो जाइए, आपके लिए गाना गा रहे बाकायदा। नित खैर मंगा सोनिया, मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। आगे सब कुछ इसी में तो आगे है। सोनिया की खैरियत तो बाकी सबकी खैरियत। धन्यवाद। अब मुझसे ज़्यादा मत बुलाओ, पहली बार एक्सक्लूसिव में इतना बोला हूँ, अगर मैडम को पता चलेगा तो वो मेरी बोलती बंद कर देगी। धन्यवाद। गुलिस्तान न्यूज़ वालों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी बातें और मेरे
आर्ट को आप तक पहुंचाया, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि गुलिस्तान न्यूज़, इसका नाम ही है गुलिस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सारे न्यूज़ से अच्छा गुलिस्तान हमारा। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने अपना समय दिया उसके लिए। थैंक यू। तो ये थे सुनील पाल जी, जिनके साथ आज आपने बॉलीवुड कैनेडा में, उम्मीद करते हैं बहुत एंजॉय किया होगा इनके जोक्स को, इनके चुटकुलों को। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।